वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो एक कोरियन मूवी है। इसका नाम है फॉरगॉटन। की शुरुआत होती है जिन स्योक से, जो एक 20 साल का लड़का है। वो अपनी लाइफ और अपने परिवार के बारे में इस मूवी में बताता है। उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है। वो अपने नए घर में शिफ्ट करने जा रहे होते हैं। जिन स्योक बताता है कि उसके बड़े भाई का नाम यू स्योक है। वो अपनी क्लास का टॉपर है। म्यूजिक और खेलों में भी वो बहुत अच्छा है और यूनिवर्सिटी के सब लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। वो यह भी बताता है कि पिछले साल एक्सीडेंट होने के कारण उसे बाएं पैर से चलने में प्रॉब्लम होती है। परिवार के सभी लोग घर का सामान सेट करते हैं। जिन स्योक यू स्योक से पूछता है कि हमें रूम शेयर करना पड़ेगा क्या। वह बताता है कि घर के मालिक अपना सामान एक कमरे में रख के गए हैं और वो कमरा लॉक है, इसलिए हमें रूम शेयर करना पड़ेगा और हम वो कमरा यूज नहीं कर सकते। पूरा परिवार डिनर करता है। तभी मॉम पूछती है, जिन स्योक क्या तुम्हें घर पसंद आया? इसका जवाब यू स्योक देता है, उसे पसंद तो आया लेकिन रूम शेयर करना अच्छा नहीं लगा। उसके पापा बोलते हैं ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ओनर बस महीने के अंदर ही पूरा सामान ले जाएगा। जिन स्योक अपने पिता से पूछता है कि ओनर ने बताया कि उस कमरे में क्या है। उसके पिता बोलते हैं शायद कुछ सामान है जो वो यूज करता है। जिन स्योक के पिता उससे बोलते हैं कि तुम्हें उस कमरे में नहीं जाना है और पूछते हैं कि क्या तुम अपनी मेडिसिन ले रहे हो। इसके जवाब में जिन स्योक बोलता है कि हाँ मैं ले रहा हूँ। उसी रात यू स्योक बेड पे सोया होता है और जिन स्योक म्यूजिक सुन रहा होता है। तभी उस बंद कमरे से कुछ आवाजें आती। जिन स्योक उस कमरे की तरफ जाता है और उसे खोलने वाला ही होता है। तभी यू स्योक आ जाता है। यू स्योक पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह बोलता है, मुझे इधर कुछ सुनाई दिया है। यू स्योक बोलता है, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर वह जिन स्योक को वॉक पर ले जाता है। तभी यू स्योक को कुछ लोग किडनैप कर लेते हैं। जिन स्योक घर आकर अपने पेरेंट्स को ये सब बताता है। तभी दो पुलिस वाले उसके घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें उनकी शक्ल याद है। जिन स्योक बोलता है, नहीं मुझे नहीं याद है, लेकिन उसे उस ब्लैक वैन का नंबर याद है जिसमें उसके भाई को किडनैप किया था। तभी पुलिस वाले बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टिगेशन किया है और इस नंबर की कोई ब्लैक वैन नहीं है। तभी दोनों पुलिस वाले चले जाते हैं। बहुत दिन बीत जाने पर भी यू स्योक का कुछ पता नहीं चलता। अचानक ही 19वें दिन वो घर वापस आ जाता है, पर उसे कुछ याद नहीं होता कि उसे किसने किडनैप किया और उसके साथ क्या हुआ। उसी रात दोनों भाई बेड पर होते हैं और जिन स्योक अपने भाई को बताता है कि हमें बहुत चिंता थी तुम्हारी, और फिर दोनों भाई सो जाते हैं। तभी आधी रात यू स्योक कमरे के बाहर चले जाता है और उसके जाने की आवाज से जिन स्योक की नींद खुल जाती है। अगले दिन जिन स्योक उठता है तो उसकी मॉम घर पर नहीं होती। वो मेडिसिन खाने वाला ही होता है। तभी मेडिसिन उसके हाथ से गिर जाती है और वो मेडिसिन उठाने वाला ही होता है। तभी उसका भाई आ जाता है और वह मेडिसिन लेना भूल जाता है। दोनों भाई नूडल्स खाते हैं और फिर यू स्योक चले जाता है। जिन स्योक देखता है कि यू स्योक बाएं से नहीं दाएं पैर से लंगड़ा रहा है। वह पूछता है, तुम दाएं पैर से क्यों लंगड़ा रहे हो? तभी यू स्योक बोलता है कि जोक मत करो और वो वहां से चला जाता है। उसी रात जिन स्योक पढ़ाई कर रहा होता है और पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ जाती है। तभी पीछे से यू स्योक उसकी पेन की नोक उसकी आंख की तरफ ले जाता है और फिर जिन स्योक की आंखें ना खुलने पर निश्चिंत होकर कमरे से बाहर चले जाता है। पर जिन स्योक उठा होता है और वह यू स्योक का पीछा करता है। देखता है कि यू स्योक सिगरेट पीता हुआ दो लोगों से मिलता है। ये दो लोग वही होते हैं जो पुलिस वाले उसके घर आए थे। वह समझ जाता है कि वे पुलिस वाले नहीं हैं। तभी जिन स्योक फिर से उसका पीछा करता है, लेकिन यू स्योक अचानक गायब हो जाता है। कुछ देर बाद वह दो नकली पुलिस वाले जिन स्योक को देख लेते हैं और पकड़ने वाले ही होते हैं कि जिन स्योक वहां से भाग जाता है। फिर जिन स्योक एक जगह छुप जाता है और वह लोग उसे ढूंढ नहीं पाते। जिन स्योक को जैसे ही लगता है कि वह बच गया, पीछे से उसका भाई उसके मुंह में कपड़ा लगाकर उसे बेहोश कर देता है। बेहोश हो जाने के बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वह घर पर होता है और बेड पर अपने भाई को देखकर डर जाता है और बाथरूम में छुप जाता है। यू स्योक बाथरूम का डोर नॉक करता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिन स्योक बोलता है, यहाँ से चले जाओ। यू स्योक बोलता है, ठीक है चले जाऊंगा, पर ये बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिन स्योक बोलता है, मैंने तुम्हारा कल पीछा किया था। फिर यू स्योक बोलता है, मैं जैसे ही आया था वैसे ही सो गया था, और बोलता है, क्या तुमने दोबारा बुरा सपना देखा? जिन स्योक बोलता है, वो सपना नहीं था, मुझे सब याद है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। यू स्योक बोलता है, यह सब तुम्हारा सपना है, क्या तुमने मेडिसिन ली थी? तभी जिन स्योक को याद आता है कि मेडिसिन नीचे गिर गई थी और वह उसे लेना भूल गया था। फिर उसे लगता है कि वह सब सपना था और वह यू स्योक से सॉरी बोलता है और यू स्योक बाहर चले जाता है। कुछ देर बाद जिन स्योक अपने कमरे में जाता है और टेबल पर वही पेन की नोक देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वह सपना नहीं था। तभी उसकी माँ घर पे आ जाती है और वह सब अपनी माँ को बताता है।
उसकी माँ घबरा जाती है और बोलती है कि तुम ये सब डैड को बता दो। जिनसेओक बोलता है नहीं अभी नहीं। उनकी माँ बोलती है कि क्या सच में तुम्हारे भाई ने ऐसा ही किया? तो वह बोलता है वो मेरा भाई नहीं है। उसी रात अचानक जिनसेओक की नींद खुलती है और वह पानी पीने किचन जाता है। तभी वो अपनी मॉम को भाई से फोन पर बात करते हुए सुनता है। उसकी माँ सारी बातें जो जिनसेओक ने उसे बोली थी वह सब यूसेओक को बता देती है। जिनसेओक समझ जाता है कि यह उसकी फैमिली नहीं है। फिर जिनसेओक घर से बाहर जाता है। बाहर निकलते ही उसके परिवार वाले उसे घेर लेते हैं, पर वह उनसे बच के सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वह पुलिस ऑफिसर को बताता है कि कुछ लोगों ने उसे उसकी फैमिली बनकर एक घर में बंद रखा है। पुलिस अफसर बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर पुलिस अफसर जिनसेओक से पूछता है कि 27 अप्रैल 1977 तुम्हारी बर्थ डेट है? वह बोलता है हाँ। पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम्हारी मिसिंग रिपोर्ट किसी ने भी दर्ज नहीं करवाई है। तभी वह पूछता है तुम 40 साल के हो ना? जिनसेओक बोलता नहीं, मैं तो 20 साल का हूँ और ये सन 97 चल रहा है। तभी पुलिस वाले उसे कैलेंडर देखने को बोलते हैं और कैलेंडर देख के उसे यकीन नहीं होता। फिर वह खुद को शीशे में देखता है तो वह सच में 40 साल का ही होता है और वह खुद को देख के हैरान हो जाता है। फिर जिनसेओक पुलिस स्टेशन से वापस उसी घर में चले जाता है। वह सबको बुलाता है और पूछता है तुम लोग कौन हो और तुमने मेरे साथ क्या किया है। फिर यूसेओक उसे सब सच बताता है। वो बताता है कि सियोल में एक फैमिली का मर्डर हुआ था। एक इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी इसकी जांच की पर किलर नहीं मिला। 1 साल 2 साल बीतते गए, लोग उसे भूल गए। फिर उसकी फैमिली ने मुझे हायर किया उस केस के लिए। 4 साल लग गए, फिर हमें तुम मिल गए, पर तुम्हें कुछ याद नहीं था। फैमिली चाहती थी कि जब तक तुम्हें कुछ याद ना आए तब तक तुम्हें नहीं मारे। फिर वो एक एक्सपर्ट को लाते हैं जो एक साइकेट्रिस्ट होता है। साइकेट्रिस्ट जिनसेओक को हिप्नोटाइज करता है ताकि पता लगा सके कि क्या उसे सच में कुछ याद नहीं है। साइकेट्रिस्ट फिर यूसेओक को बताता है कि 6 मई 1977 को जिनसेओक के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि इतना बुरा था कि उसकी पूरी याददाश्त ही मिट गई। फिर साइकेट्रिस्ट बताता है कि जिनसेओक को हिप्नोटाइज करके हमें उस एक्सीडेंट से पहले के टाइम में ले जाना होगा जब वो बहुत खुश था अपनी लाइफ में, ताकि उसे सब कुछ याद आ जाए कि उसने मर्डर क्यों किया। आगे साइकेट्रिस्ट बोलता है कि जिनसेओक को मेडिसिन देते रहना है ताकि वह हिप्नोटाइज से बाहर ना आ सके। फिर साइकेट्रिस्ट जिनसेओक को हिप्नोटाइज करता है ताकि वह पता कर सके कि वह उस हादसे से पहले कहाँ था। फिर जिनसेओक बताता है कि वह, उसका भाई, मम्मी पापा चारों कार से नए घर में जा रहे थे। फिर साइकेट्रिस्ट यूसेओक को बताता है कि हमें उसकी फैमिली बनकर उसके साथ रहना होगा ताकि वह फिर से खुश रहे और उसे सब कुछ याद आ जाए। फिर वे लोग जिनसेओक की फैमिली बनकर उसे एक घर में ले जाते हैं ताकि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। ये वही घर होता है जिसमें उसने मर्डर किए होते हैं। यूसेओक जिनसेओक को बोलता है जब मुझे पुलिस ने एक फ्रॉड के लिए पकड़ा तब मुझे लगा कि अब तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा, पर तुमने सोचा कि मैं किडनैप हो गया हूँ। 19वें दिन मुझे पुलिस ने छोड़ा और फिर मैंने सोचा कि खेल कैसे आगे बढ़ाया जाए। यूसेओक जिनसेओक को बोलता है क्या अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? फिर जिनसेओक बोलता है जो तुम बोल रहे हो वह सच हो सकता है, बस एक चीज़ को छोड़ के कि मैंने किसी को नहीं मारा। और वह चलती गाड़ी से कूद जाता है। यूसेओक अपनी गाड़ी से उसका पीछा करता है। उसका पीछा करते हुए यूसेओक की गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। तभी जिनसेओक भी एक गाड़ी से टकरा जाता है और उसे भी चोट लग जाती है, लेकिन उस गाड़ी का ड्राइवर 911 बुलाकर उसे हॉस्पिटल भर्ती करवा देता है। जब जिनसेओक का इलाज चल रहा होता है तो उसे सब कुछ याद आने लगता है जो वो भूल गया था। जिनसेओक को याद आता है कि वो अपनी फैमिली के साथ कार में होता है, तभी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। उसके मम्मी पापा दोनों उस एक्सीडेंट में मर जाते हैं। उस एक्सीडेंट में जिनसेओक और उसका बड़ा भाई 2 लोग ही बच पाते हैं। जिनसेओक का भाई बच तो जाता है लेकिन वो 6 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट होता है। डॉक्टर जिनसेओक को बताता है कि जल्दी अगर रुपयों का इंतज़ाम नहीं किया गया तो उसका भाई भी मर जाएगा। जिनसेओक बहुत कोशिश करता है पर उसे रुपए नहीं मिल पाते। वो ऑर्गन डोनेट करने की भी कोशिश करता है पर कुछ नहीं होता। देश में इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से उसे जॉब भी नहीं मिल पाती। फिर वो कंप्यूटर में एक मैसेज डालता है कि उसे रुपए की ज़रूरत है। कुछ दिनों बाद उसे एक मैसेज आता है कि उसे रुपए तो मिल जाएंगे पर उसे उसका एक काम करना पड़ेगा। जिनसेओक टाइप करता है कि उसे क्या करना होगा। तभी मैसेज आता है कि उसे किसी को मारना होगा। जिनसेओक को रुपयों की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए वो उसे हाँ कह देता है।
फिर जिनस्योक को एक कॉल आता है। कॉल करने वाला उसे घर का एड्रेस बताता है और बोलता है कि उस घर में एक औरत और 2 बच्चे हैं। उसे बच्चों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस औरत को मारना है। उसी रात जिनस्योक उस घर में जाता है। घर के अंदर जाते ही वो देखता है कि वह औरत सोई हुई है। उसका इरादा बदल जाता है और वो वापस दरवाज़ा बंद करके चले जाता है। जैसे ही जिनस्योक जा रहा होता है, वो औरत उसे अपना हस्बैंड समझ के कुछ बोलती है। जैसे ही जिनस्योक पलटता है, वो औरत उसके हाथ में चाकू देख के डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जिनस्योक बोलता है, चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। वो औरत चुप हो जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसकी बेटी आती है तो जिनस्योक के हाथ में चाकू देख के वो डर जाती है। जिनस्योक बोलता है कि चिल्लाओ मत और उसका पीछा करता है। जैसे ही जिनस्योक उस कमरे में पहुंचता है, उसे चुप कराने के लिए उसकी ओर बढ़ता है और गलती से चाकू उसे लग जाता है और उसकी बेटी वहीं मर जाती है। तभी वो औरत अपनी बेटी के कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी मर गई है। वो चिल्लाने लगती है। जिनस्योक उसे भी चुप कराने जाता है, लेकिन गलती से वो भी मर जाती है। जिनस्योक बहुत ही डर जाता है और वो कमरे से बाहर जैसे ही जा रहा होता है, तभी उसका छोटा बेटा वहाँ आता है और उससे पूछता है, अंकल आप कौन हो और मेरी मॉम कहाँ है। जिनस्योक बोलता है, अगर मैं जैसा बोलूँ तुम वैसा करोगे तो मैं तुम्हारी मॉम को ले आऊँगा। वो उस बच्चे से बोलता है कि जाओ अपने कमरे में जाओ और 100 तक काउंट करो और तुम्हारी मॉम आ जाएगी। उस बच्चे के जाने के बाद जिनस्योक उस कमरे में एक फ़ोटो देखता है। वह उनकी फैमिली फ़ोटो होती है। वो देख के चौंक जाता है कि उसमें जो उसका हस्बैंड है वो वही आदमी है जो उसके भाई का इलाज कर रहा है। जिनस्योक समझ जाता है कि वो कॉल उसी के हस्बैंड ने किया था और उसी ने अपनी वाइफ को मेरे हाथों मरवाया है। जिनस्योक डरता हुआ उस घर से चले जाता है। घर से निकल जाने के बाद रास्ते में उसे वो डॉक्टर मिलता है। वह डॉक्टर को बोलता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी बेटी को भी मार दिया, आपने मुझसे ऐसा क्यों करवाया। डॉक्टर बोलता है, मेरी बीवी के नाम इंश्योरेंस पॉलिसी थी और बीवी के मरने के बाद वो पैसे से मेरे बच्चे सड़क पे आने से बच जाते। मैंने यह सब अपने बच्चों के लिए किया, पर तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारा भाई भी नहीं बचेगा। फिर डॉक्टर जिनस्योक से बोलता है कि तुम्हें भी मर जाना चाहिए और उसे मारने की कोशिश करता है, पर गलती से डॉक्टर ही बिल्डिंग से गिर जाता है और वो भी मर जाता है। अब जिनस्योक को याद तो सब कुछ आ जाता है, पर वह उसी बेड पे बेहोश हुआ होता है और उसके पास में जिनस्योक बैठा होता है। फिर जिनस्योक बोलता है, अब मैं भी थक गया हूँ और मैं तुम्हारे दर्द ख़त्म कर दूँगा, और फिर वह इंजेक्शन निकालता है। तभी जिनस्योक बोलता है कि विक्टिम की फैमिली कहाँ है, मुझे उनसे कुछ बोलना है। जिनस्योक समझ जाता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है। वो इंजेक्शन छोड़ देता है। वह जिनस्योक से पूछता है, तुमने उन लोगों को क्यों मारा? क्या तुम्हें किसी ने बोला था ऐसा करने को? क्या उस औरत के हस्बैंड ने तुम्हें ऐसा बोला था? फिर वह जिनस्योक से बोलता है, क्या तुम्हें याद है उस बच्चे के बारे में जिसे तुमने नहीं मारा? वह मैं हूँ। तुमने बोला कि तुम मेरी मॉम को ले आओगे अगर मैं 100 तक काउंट करूँगा तो। क्या तुम जानते हो मेरी लाइफ कैसे बदल गई उस दिन के बाद? मेरे रिलेटिव ने सारे रुपए ले लिए और मुझे अनाथ आश्रम भेज दिया। तुमने मुझे भी उस रात मार देना चाहिए था। जिनस्योक रोते हुए बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फिर जिनस्योक उससे पूछता है, तुम्हें ये सब करने को किसने बोला था? जिनस्योक उसे सच ना बताने का फैसला करता है और कहता है, मुझे किसी ने नहीं बोला, ये सब मैंने खुद से किया है। जिनस्योक को उसकी बातों पे यकीन नहीं होता। वह बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और हंसते हुए वहाँ से चले जाता है। उस कमरे से जाते ही जिनस्योक सुसाइड कर लेता है और जिनस्योक भी इंजेक्शन लगा के खुद को मार लेता है। दोस्तों, आपको मूवी की स्टोरी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए।